नमस्कार दोस्तों, मैं यहाँ पर बताने आया हूँ कि इसके पहले जो है बजट बजट के संगठक यानी कि कंपोनेंट ऑफ बजट को इस चीज़ को समझने के लिए इस चीज़ को अ, आगे जो ही बताऊँगा उसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, ये काम करना होगा कि मैंने पहले जो भी पढ़ाया है, क्लासेस पढ़ाया है, सीरीज़ पढ़ाया है आपको, आपको आगे वो सब कुछ देखना होगा तब ये बातें आपको समझ में आएगी क्योंकि यहाँ पर जो है वो पहले से रिलेट करके मैं बताऊँगा कि पहले जो मैं बताया था वो सारे सब कुछ रिलेट करके मैं यहाँ पर बताऊँगा। और इसी इसके लिए आपको समझने के लिए आपको पीछे वाला वीडियो को आपको देखना होगा। छोटी-छोटी वीडियो है 2-3 वीडियो है आपको सब देख करके आप यहाँ पर आइएगा। बहुत अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आएगी, कहीं पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे आपको कॉन्सेप्ट से जहाँ बजट के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया, वो सारा सब कुछ यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट से आया कि आपको खुद एकदम 100% सही करके आओगे। कॉन्सेप्ट से कैसे मैंने ये सब पहले के क्लास में मैंने बता दिया था कि कम बजट कैसे बनता है, हलवा पार्टी क्या-क्या चीज़ होता है, ये सब सारी चीज़ें क्या होती है, जो वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री किस महीने बनना स्टार्ट होता है, फिर लास्ट में 2/12 क्या होता है, बाकी सारा सब कुछ क्या होता है। 1 अप्रैल से क्यों होता है, 31 मार्च के खत्म होता है, फिर 1 फरवरी क्यों बन के स्टार्ट हो जाता है। ये सब सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। वो सब सारी चीज़ें आपको देखना होगा, देख कर के आप यहाँ पर आइएगा तो फिर आपको ये सब सारी बातें आपको समझ में आएगी। ठीक है? यहाँ पर जैसे ही मैं आगे आता हूँ कि आप बजट के संगठन कंपोनेंट ऑफ बजट में यहाँ पढ़ रहा हूँ। क्या चीज़? कंपोनेंट ऑफ बजट यहाँ पर जैसे ही पढ़ूँगा तो यहाँ पर क्या बजट के 2 भाग होते हैं। एक होता है पूंजीगत बजट, एक राजस्व बजट यानी कि रेवेन्यू बजट, एक कैपिटल बजट। पूंजीगत बजट में क्या-क्या होता है? पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत खर्च आता है और राजस्व बजट में क्या आता है? यानी कि यहाँ पर आ जाओ राजस्व प्राप्ति यानी कि यहाँ पर आ गया ना राजस्व प्राप्ति। फिर यहाँ पर आ जाओ पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत खर्च। यहाँ पर आगे क्या-क्या पूंजीगत खर्च और पूंजीगत प्राप्ति क्या होता है, सारे सब कुछ मैं आगे जैसे ही मैं बताऊँगा। ये तो मैं आपको ये भी बता दिया हूँ कि इस तरह की ये सब सारी चीज़ें बजट के संगठक हैं, कंपोनेंट है, ये सब बजट बनाने के लिए सब सारी यानी कि संगठन ये सब चीज़ को ध्यान में रख कर के बजट बनाया जाता है। यह बजट बना कर के ध्यान में रख कर बनाया जाता है, वो सब सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे राजस्व बजट क्या है? राजस्व बजट में क्या हो जितना जो पैसा आया यानी कि वहाँ पे मान लीजिए सब पैसे देखा जाता है ना, जितना जो आया प्लस खर्च हुआ, कितना नियमित रूप से राजस्व बजट जो है क्या नियमित रूप से प्राप्ति प्लस खर्च और जो क्या हो नियमित हो, उसको क्या राजस्व बजट के रूप में माना जाता है। जब यहाँ पर राजस्व बजट क्या क्या है? यहाँ पर राजस्व बजट जो है राजस्व बजट प्राप्ति यानी कि जो 1 साल में जो प्राप्त हुआ और क्या और जो खर्च हुआ उसको शामिल किया जाता है। क्या नियमित रूप से शामिल करके यहाँ पर राजस्व बजट के रूप में उसको प्रदर्शित करते हैं। यानी कि प्राप्ति भी और खर्च भी और जो नियमित हो, रेगुलर हो उसको क्या कहते हैं? राजस्व बजट के रूप में उसको जानते हैं, राजस्व बजट के रूप में उसको पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर बातें आ गई। फिर आ जाए यहाँ पर पूंजीगत बजट। पूंजीगत बजट में भी वही देखते हैं, यानी खर्च और प्लस प्राप्ति जो क्या हो नियमित नहीं हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? नियमित नहीं है ये चीज़ पूंजीगत बजट में, यानी कि राजस्व बजट में प्राप्ति और खर्च हो और नियमित हो। यहाँ पर क्या आएगा? राजस्व बजट आएगा और पूंजीगत बजट में खर्च हो प्लस प्राप्ति हो और नियमित नहीं हो। ये खर्च और प्राप्त वहाँ भी हो रहा है, लेकिन वहाँ पर नियमित रूप से नहीं प्राप्त हो रहा है। पूंजीगत बजट में मतलब एग्ज़ाम्पल क्या है? पूंजीगत जैसे मैंने कोई कंपनी खोला वहाँ खर्च भी हो रहा है, प्राप्त भी हो रहा है, लेकिन क्या वहाँ पर कोई जो है नियमित रूप से नहीं हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पर पढ़ाया, तो यहाँ पर खर्च भी है, इतने सारा सब कुछ जो लगा हुआ खर्च खर्च भी है, पूरा टीम लगी हुई रहती है, सारा सब कुछ इतना सारा एक्सपेंडिचर लगा हुआ है, फर्नीचर लगा हुआ है, ये सब खर्च भी है और क्या प्राप्ति भी हो रहा है। आप लोग जो पैसे दे रहे हो प्राप्ति भी दे रहा है, लेकिन क्या नियमित रूप से हो रहा है कि 1 तारीख को मेरा सब कुछ आप पूरा पेमेंट कर दोगे? ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि नियमित नहीं है। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पूंजीगत बजट। ठीक है। राजस्व बजट के भी 2 भाग होते हैं। राजस्व बजट में 2 भाग होते हैं। यहाँ पर बताया था देखो यहाँ पर आया था ना राजस्व बजट में एक राजस्व प्राप्ति आता है, एक राजस्व खर्च आता है। इसी में यहाँ पर आ गया था देखो ये। यानी कि राजस्व प्राप्ति जो है यहाँ पर देखो यहाँ राजस्व प्राप्ति यहाँ पर ये चीज़ दिखाया गया है। यानी कि कर से जो प्राप्ति होगा क्या जो टैक्स जो मिलेगा टैक्स से जो पैसे मिलेंगे उससे क्या होगा देयता सृजित नहीं करेगा। यानी कि सरकार की जो टैक्स मिलेगी उस पर किसी भी प्रकार की क्या सरकार को देने के लिए नहीं होगा। सरकार को जो टैक्स मिल रहा है उससे उसको दिया जाएगा। यानी कि कर से प्राप्ति यानी कि देयता यानी कि देने के लिए कर्ज ये सृजित नहीं करता है। फिर आ गया यहाँ पर कर से प्राप्ति एक प्रत्यक्ष तौर पर कर होता है, एक अप्रत्यक्ष तौर पर। यानी कि जब हम कोई कंपनी खोलते हैं, हमारा जो पेमेंट आ रहा है उसको क्या प्रत्यक्ष तौर पर हम उसको सरकार को टैक्स देते हैं।
अप्रत्यक्ष तौर पर टैक्स कैसे देते हैं? जैसे जीएसटी हुआ, जीएसटी में एक डायरेक्ट टैक्स नहीं लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स कैसे लगता है? मान लीजिए मैंने ₹5 का मैंने बिस्किट खरीदा, ₹5 बिस्किट खरीदा, उस पर लिखा रहता है इतना पैसे आपको टैक्स, यानी कि गवर्नमेंट के हाथों में चला गया है टैक्स। यानी कि आपको पता नहीं है कि मैंने टैक्स दिया है डायरेक्ट रूप से, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से क्या आपको आप जो है सरकार को टैक्स देते हो। सरकार को टैक्स देते हो, क्या करते हो? वो होता है अप्रत्यक्ष तौर पर ये टैक्स होता है। प्रत्यक्ष टैक्स और प्रत्यक्ष टैक्स यहाँ पर इस तरह से हो। फिर यहाँ से है क्या? राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति कैसे होगा? यानी कि राजस्व से जो प्राप्ति होता है, रेवेन्यू जो मिलता है, रेवेन्यू सरकार जो इतने सारे इन्वेस्ट किए हुए उससे जो रेवेन्यू मिलता है, तो वहाँ से भी क्या कर से प्राप्ति होता है। ये सब सारी चीजें यानी कि राजस्व प्राप्ति, सरकार ने कोई कंपनी खोली, यानी कि उसमें गवर्नमेंट का भी हिस्सा है और कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल आपने सुना होगा। पीपीपी मॉडल जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यहाँ से जो प्राप्ति होगा, वहाँ पर भी सरकार की कोई किसी तरह की नहीं है, क्योंकि राजस्व प्राप्ति जो है ये बहुत अच्छा चीज है। यानी कि राजस्व प्राप्ति जो होता है, सरकार इसपे बहुत अच्छे से चलती है, सरकार इसे बहुत अच्छे से काम करने के लिए सोचती है और करती है। फिर आ जाओ यहाँ पर उधार से प्राप्ति, यहाँ तो हो गया टैक्स से कर से प्राप्ति, यहाँ पर आ गया ना, कर से प्राप्ति यहाँ पर हो गया। फिर आ गया यहाँ पर उधार से प्राप्ति, सरकार जो उधार लेती है, यहाँ पर क्या है? राजस्व खर्च है, यानी कि यहाँ पर राजस्व प्राप्ति है, प्राप्ति करने के ये सब तरीके हैं। लेकिन राजस्व खर्च जो है, यहाँ क्या है? उधार लेकर के जब जैसे मान लीजिए अभी कोविड आ गया, भाई पूरा गैस के संकट आ रहा है, तेल के संकट आ रहा है, अभी तो तेल और गैस नहीं मिल रहा है। मान लिया जाए, तेल गैस मिलता, बट भारत सरकार के पास कोई पैसे नहीं रहता, तो कहाँ से करती ये काम? तो कहीं से न कहीं तो उधार लेना पड़ता। उधार कहाँ से लेता? वर्ल्ड बैंक से उधार लेता, आईएमएफ से उधार लेता, कोई पड़ोसी मित्र से उधार लेता, यही सब उनमें होता। तो ये सब होने के लिए क्या करना पड़ता है? ये सब जो खर्च होता है, ये राजस्व खर्च में आता है। तो अपना राजस्व को बनाए रखने के लिए, राजस्व को बचाए रखने के लिए, राजस्व को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? उधार लेना पड़ता है, पैसे उधार लेना पड़ता है। और जब पैसे उधार लेते हो, उस पर क्या देयता सृजित होता है, उस पर हमको ऋण देना पड़ता है। कोई फ्री में आपको पैसे नहीं देता है। गाँव में भी अगर जो किसी से पैसे माँगोगे ना, तो आपको ब्याज पर पैसे मिलता है। कोई अगर सूद उसी को सूदखोर कहते हैं। बैंक से अगर कोई लोन लेता है, तो उस पर भी ब्याज सहित अब लोन चुकाना होता है। ठीक है? यानी कि ब्याज सहित लोन चुकाना होता है बैंक से भी। उस दूसरी बात, देखो उधार से प्राप्ति, फिर बॉन्ड देते हैं। बॉन्ड मतलब क्या? जैसे मान लीजिए भारत के पास इतने सारे सोना है। सोना आपको क्या पता है? सोना जो है कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से देश में रखे हुए सोना, और उससे हमको सोना पैसे देने के बदले हमको सोना गिरवी रखना पड़ता है। सोना देना पड़ता है आपको क्या? जैसे बैंक से भी लोन लेते हो, तो किसी तरह का लोन लेते हो तो आपको जिस एक तो जो होता है सरकारी नौकरी करते हो तो मिल जाता है लोन आसानी से, कि भाई सरकार इसका ज़िम्मेवारी लेता है, कि सरकार कहीं भी ये आदमी कहीं नहीं जाएगा। बट अगर जो आप सरकारी नौकरी नहीं करते हो, आपको क्या मान लीजिए कोई ज़मीन पर लोन लेना चाहते हो, कोई घर पे होम लोन लेना चाहते हो, तो क्या उस ज़मीन की कागज़ जो है, ज़मीन की जो केवाला है, रसीद है, जो म्यूटेशन पेपर जो होता है, वो सारा क्या, सारा आपको बैंक में जाकर के जमा करना पड़ता है। भैया मैंने आपको ये सारा पेपर मैंने आपको बैंक में जमा कर दिया है, बदले में हमको इतने पैसे दो। ये होता है ना बॉन्ड, ये होता है बॉन्ड पेपर। कहीं पर जो कुछ सरकारी गवाह में भी बनते हो, तो बॉन्ड पेपर पर आपको गवाह का सिग्नेचर लिया जाता है, गवाह को सब बॉन्ड पेपर बनाया जाता है कि ये सब सारी चीज़ें, इतनी शर्तें लागू हैं। ठीक है, यहाँ पर बातें आपको समझ में आ गई। ये राजस्व खर्च में आता है, यहाँ देयता सृजित नहीं करता है, देयता सृजित करता है। यहाँ पर थोड़ा-सा आपको मिटाऊँगा, यहाँ पर क्या है? देयता सृजित करता है, ठीक है? यहाँ पर जो क्या है, देयता सृजित करता है। फिर आ गया बॉन्ड, तो देखो ब्याज और कूपन से, यानी कि उधार भी ब्याज और कूपन से मिलता है। फिर यहाँ देखो मूलधन से मिलता है, फिर पूंजीगत प्राप्ति होता है यहाँ से, यानी कि वो जो भी होता है पूंजीगत प्राप्ति यहाँ से होता है। यहाँ तक बातें उम्मीद लगता है कि मुझे पूरा उम्मीद है कि यहाँ तक ये सब सारी बातें आपको पूरी समझ में आई होगी। कहीं भी अगर कोई भी डाउट हो, तो बिल्कुल मैं हर बार कहता हूँ जब भी वीडियो अपलोड होता हो, आप लोग प्लीज़ कमेंट में डालो, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, मैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से फिर से मैं उसी को बताने के लिए, जब भी नेक्स्ट सीरीज़ आएगा उससे पहले हम आपको कमेंट को क्लिक करके, कमेंट को ध्यान में रख कर के उसको मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है? यहाँ तक पूरी बातें आप मुझे लगता है कि सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है? जैसे मैं यहाँ आ गया हूँ, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो राजस्व प्राप्ति है। राजस्व प्राप्ति देखो कहाँ से होता है। राजस्व प्राप्ति कहाँ-कहाँ से होता है, ये मैं बता रहा हूँ देखो। राजस्व प्राप्ति कहाँ-कहाँ से होता है। पहला होता है कर से प्राप्ति, दूसरा गैर कर राजस्व, लाभांश,
और जुर्माना और कोर्ट फीस, उपहार या अनुदान और राजकीय संपत्ति। यानी कि राजस्व प्राप्ति करने के लिए इतनी सारी उपाय है सरकार के पास, ठीक है ना? राजस्व प्राप्ति करने के लिए इतनी सारी ये सब सारी चीजें हैं। बातें समझ में आ रही है? क्या क्या है? जैसे यहाँ पर देखो, कर से प्राप्ति कैसे होगा? कर से एक डायरेक्ट टैक्स आता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स आता है। वो तो पता है, बता दिया था मैंने पीछे, अभी जो जस्ट पहले बताया कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या क्या चीजें होती हैं, तो सब सारी बातें आपको बता दिया था। फिर आगे गैर कर राजस्व। यहाँ पर गैर कर राजस्व क्या है, यहाँ पर बताता हूँ। गैर कर राजस्व, आप एक मिनट सोच करके देखो कि गैर कर राजस्व क्या होता है। क्या? सरकार के उन स्रोतों से होने वाली आय, क्या जिस पर जो है सरकार पर कोई देयता सृजित नहीं करता है, कोई देयता सृजित नहीं करता है। जैसे यहाँ पर देखो, गैर का राजस्व, जैसे कि यहाँ पर देख लो, मान लीजिए हम किसी से ब्याज लेते हैं, क्या भारत सरकार कोई ब्याज देती है, तो उस पर जो ब्याज की जो प्राप्ति होते हैं, भारत सरकार को कोई देना पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। लेकिन ब्याज से प्राप्ति जो है गैर का राजस्व है। यहाँ पर लिख देता हूँ, ब्याज से प्राप्ति, ब्याज से प्राप्ति यहाँ पर जो होता है गैर कर राजस्व है। सरकार उस पर देयता वृद्धि, देयता उस पर नहीं होता है। फिर आ जाओ यहाँ पर लाभांश से प्राप्ति। लाभांश से प्राप्ति कैसे होगा? सरकार के कोई भी स्वामित्व जो होगा, स्वामित्व होगा, उपक्रम होगा, ये सब सारी चीजें क्या है? सरकार की जो भी स्वामित्व होगा, उपक्रम होगा, भारत सरकार का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो यहाँ पर क्या उसका हिस्सा जो होगा उसको लाभांश कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, पता है पीपी, हाँ देखो पीपीपी, सरकार की जिसमें भागीदारी होती है, सरकार की जिसमें भागीदारी होती है वहां से भी लाभांश से प्राप्ति हो जाता है। फिर देखो जुर्माना और कोर्ट फी, सरकार सरकार किसी पर जुर्माना लगाती है, कोई भी संस्था पे जुर्माना लगाती है, तो उस पर क्या होता है? जुर्माना होता है। फिर कोर्ट फीस, यानी कि सर पर जब कोई एफिडेविट बनाने जाते हो, उस पर कोर्ट फीस लगता है ना, एफिडेविट के लिए आपको 200-500 रुपये कोर्ट फीस लगता है। एक सेकंड में आ जाओ, आप कोई जमीन लिखवाने जाते हो, जमीन आपको लिखवाने जाते हो, कोर्ट में जाते हो, कचहरी में जाते हो, तो कोर्ट कचहरी में जाते हो तो वहाँ भी कोर्ट फीस जो लगता है, वो जमीन का लिखानी, वो भी वहाँ से ही प्राप्त होता है, राजस्व प्राप्ति वहाँ से भी होता है। फिर देखो उपहार या अनुदान, सरकार को कुछ उपहार मिलता है, अनुदान मिलता है, तो सब उससे प्राप्ति हो जाता है। फिर आता है राजकीय संपत्ति। राजकीय संपत्ति मान लीजिए बहुत सारा राज्य सरकार की बहुत सारी जमीन यानी कि बंजर पड़ी हुई है। ठीक, यहाँ पर बातें समझ में आई? भारत सरकार की बहुत सारी जमीन बंजर बंजर पड़ी हुई है, उसको कोई अगर जो प्राइवेट आदमी आया, जैसे मेरे जैसे, मैं कहूँगा भैया सरकार आपको इतनी सारी ज़मीन खाली पड़ी हुई है, आपको इससे कुछ होना नहीं है, कुछ लेना-देना नहीं है, आप बरसों बरस से इसको आप कहीं कुछ नहीं कर रहे हो, इसको आप मुझे दे दो, लीज़ पर दे दो, कि इतने साल के लिए मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट पर ले लेता हूँ, इतने साल के लिए मैं आपको लीज़ पर ले लेता हूँ। सरकार मुझसे पूछेगी आप क्या बनाओगे यहाँ पर? मैं बताऊँगा कि भैया मैं यहाँ पर स्कूल बनाना चाहता हूँ ताकि गरीब बच्चों का भला हो, गरीब बच्चों की पढ़ाई हो, गरीब बच्चे जागरूक बने, गरीब बच्चे शिक्षित बने तो संघर्षशील बनेगा। तो वहाँ पर सारी चीज़ें मैं क्या बताऊँगा? ये राजकीय संपत्ति जो है उससे भी सरकार का क्या होता है? राजस्व की प्राप्ति यहाँ पर हो जाती है। यहाँ तक बातें मुझे लगता है कि पूरी की पूरी आपको मैंने बता दी है, बहुत मन से बता रहा हूँ। आपको कहीं भी कोई डाउट हो, प्लीज़ आप आ जाना, कमेंट करना, सब कुछ मैं आपको क्लियर कर दूँगा। ठीक है? क्योंकि मैं जब होता है, मैं यहाँ से क्वेश्चन जब आता है तो यहाँ क्वेश्चन छूटने का कोई चांस ही नहीं कि यहाँ से कोई क्वेश्चन छूटेगा। पता है? सर राजस्व प्राप्ति कितने तरह से हो सकता है? यहाँ पर देखो 1 आ गया ना? यहाँ नंबरिंग भी कह देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अन्य तरीके से भी क्या राजस्व की प्राप्ति किया जा सकता है। यहाँ तक बातें पूरा का पूरा मैंने आपको 100% दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और वो कहीं भी किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर देखो यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर आता है देखो यार, राजस्व खर्च कैसे होता है? राजस्व खर्च कैसे होता है? नियमित होता है और गैर उत्पादक में होता है। राजस्व खर्च कैसे होता है? राजस्व खर्च मतलब खर्च तो होता है, नियमित तौर पर खर्च होता है। मान लीजिए सरकार किसी को अपॉइंटमेंट कर ली है, किसी नौकरी दे रही है, तो वो नियमित तौर पर उसको वेतन देना होगा, नियमित तौर पर वेतन देना होगा, लेकिन उसको क्या गैर उत्पादक, कभी-कभी गैर उत्पादक भी होता है। जैसे आप हाँ, आप सरकार के हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल चल रही है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल चल रही है तो सर सरकार का कोई लाभ है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल डॉक्टर को पैसा देना पड़ता है। उस बिल्डिंग को मेंटेनेंस के लिए पैसा देना पड़ता है, नर्सेज़ के लिए पैसा देना पड़ता है, सारा स्टाफ को के लिए पैसा देना पड़ता है, सारी इतनी सारी सिस्टम होती है उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो सारा सब कुछ क्या है? गैर उत्पादक है, लेकिन क्या है? खर्च जो है नियमित है। यहाँ तक बातें आपको पूरा समझ में आ रही है? ये होता है क्या? राजस्व खर्च। फिर आ जाओ यहाँ पर ब्याज भुगतान।
राजस्व खर्च में सरकार अगर जो कोई ब्याज लेती है, सरकार अगर जो कोई ब्याज लेती है, तो ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। मैं बताया अभी कोविड आया, कोविड में सरकार ने क्या एक पीएम केयर फंड बनाया। पीएम केयर फंड इतना घटिया चीज़ है, मैं आपको कभी बताऊँगा, कभी अगर चर्चा में आएगा, तो बहुत अच्छे डिटेल से बताऊँगा पीएम केयर फंड कितना घटिया चीज़, इतनी गंदी सोच के साथ उसको पीएम केयर फंड बनाया गया, ताकि आप लोग को हम लोग को जनता को बेवकूफ़ बना कर के पैसा लिया गया और उससे पता नहीं क्या-क्या इलेक्शन लड़ा गया, क्या किया गया, वो सारी कुछ वहाँ पर जानकारी हासिल नहीं होने वाली है। क्योंकि वो आरटीआई के दायरे में नहीं लाया गया था। ये सब सारी चीज़ें जो है बेवकूफ़ जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए पता नहीं क्या-क्या रंजिशें अपनाई गई थी। यहाँ पर देखो सब्सिडी पर खर्च, सरकार जो सब्सिडी देती है ना? सरकार जो सब्सिडी देती है, सब्सिडी किस पर देती है? आप जो ये अपना खेत में जो यूरिया के छिड़काव करते हैं, यूरिया जो छींटते हो, उसमें क्या सरकार जो है सब्सिडी देती है। अब वो कितने में आती है? ₹300 बोरी में आ जाती है। ₹300 में 45 केजी बोरा आ जाता है। यहाँ पर देखो चालाकी देखो सरकार की क्या चालाकी है। पहले जो आता था 2014 से पहले वाली जो बोरी आती थी, उसमें 50 केजी रहता था। यूरिया का एक बोरा 50 केजी का रहता था। लेकिन अब क्या कर दिया? अब उसमें 45 केजी कर दिया गया है। तो 45 केजी के लिए 45 यानी कि वज़न तो कम कर दिया है, लेकिन रेट जो है वो बढ़ा दिया गया है। ये चालाकी देखो कि 5 केजी कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। ये सब सारी बातें आपको समझना होगा। सरकार की सर बोला ना इकोनॉमिक्स एक ऐसा चीज़ है, सरकार की पूरी पूरी आपको खोल-खोल के रख देगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है डाटा पे चलता है और डेटा नया-नया डेटा हमेशा आता ही रहता है। या नया डेटा हर समय टीचर्स को अपडेट रहना पड़ता है। ये सब सारी चीज़ें ये सब सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। सब्सिडी पर खर्च अगर जो सरकार अगर सब्सिडी नहीं देगी यूरिया पे, तो जानते हैं कितनी महँगी यूरिया आएगी? कम से कम तो 1200 से 1500 रुपए बोरा आएगा और एक बोरा 45 केजी का बोरा आपको 1500 रुपए पड़ जाएगा, सरकार अगर इसे सब्सिडी नहीं देगी तो। सब्सिडी पर खर्च करती है, राजस्व खर्च यहाँ पर आ गया। फिर देखो कल्याणकारी कार्यक्रम, कल्याणकारी कार्यक्रम पर खर्च होता है। कल्याणकारी कार्यक्रम क्या होता है? जैसे अभी मिल रहा है, वृद्धा पेंशन मिल रहा है, विधवा पेंशन मिल रहा है, विकलांग पेंशन मिल रहा है और फिर कई सारी कल्याणकारी योजनाएँ चल रही है। जैसे कुछ हो जाता है, कुछ से कुछ हो जाता है, सड़कें अ, कोई अगर जो बहुत ज़्यादा असहाय है, तो उसके ऊपर किस तरह से करना चाहिए, सारी चीज़ के कल्याणकारी कार्यक्रम योजना के अंतर्गत यहाँ पर राजस्व खर्च होता है। फिर देखो यहाँ पर क्या है, कर्मचारियों को पेंशन, बताया ना, राजस्व खर्च जो कि नियमित होता है, लेकिन गैर उत्पादक होता है। कर्मचारी जो को वेतन, भत्ता, पेंशन में दिया जाता है, तो फिर सरकार का क्या उत्पादक है? कुछ भी नहीं उत्पादन कुछ उत्पादन होता है क्या उसमें? सरकार कुछ पैसे देती है सिर्फ़। अभी नियमित रूप से पैसे देती है। 1 तारीख को आपको अकाउंट में पेमेंट आ जाता है, ठीक है? अगर उस दिन संडे नहीं पड़ रहा तो। फिर वो कर्मचारियों को क्या मिलता है? वेतन मिलता है, पेंशन मिलता है, भत्ता मिलता है, जो भी क्या होता है, सिर्फ़ कर्मचारी को नहीं, हमारे देश में जो जितने 545 सांसद हैं लोकसभा में, लगभग 240-42 के आस-पास राज्यसभा में जो सांसद हैं, वो सबको ही वेतन, भत्ता, पेंशन जो मिलता है, वो सभी क्या राजस्व खर्च में आता है। मैं सरकारी कर्मचारी को ही कम गिनाऊँगा। वहाँ पर जितना चालाकी एक बार विधायक बन गया तो जीवन भर पेंशन मिलते रहेगा। फिर कोई सरकारी नौकरी 60 साल तक नौकरी करते रहेगा, उसको पेंशन में पता नहीं क्या-क्या चीज़ ला कर के पेंशन को कम कर दिया गया है, डाउन कर दिया गया है। हमारी सेना पर जो हमारी आर्मी जो जवान रक्षा करती है सीमा पर, उसको भी क्या अग्निवीर के नाम पर उसको लालच दे करके, अग्निवीर के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। ये सब सारी चीज़ें क्या है, सरकार जो अपने के लिए आज भी अगर जो कहेगी ना कि विधायक को वेतन हम 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर रहे हैं, एक विधायक चू तक नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आगे जो आएगा इतना सारा सब कुछ कि इतना अग्निवीर ला गया है, तो अब सारा विधायक को भी कुछ नहीं करता है, कहता है कि नहीं सरकार जो कर रहा है ठीक है, क्योंकि उसको अपनी सत्ता से मतलब रहता है। ठीक है? यहाँ पर जो रक्षा खर्च में आ जाता है। रक्षा खर्च जो कर रहा है, एक विकासात्मक होता है, एक गैर विकासात्मक होता है। विकासात्मक क्या होता है रक्षा खर्च में जो कर रहा है, जैसे मान लीजिए डीआरडीओ है, इसरो है, वहाँ पर जो विकासात्मक खर्च है रक्षा खर्च में जो विकास कर रहा है, विकासात्मक खर्च में के रूप में वहाँ पर आता है, ठीक है? रक्षा खर्च और गैर विकासात्मक खर्च को वहाँ पर किया जाता है। फिर यहाँ पर देखो सरकार द्वारा सहायता और अनुदान क्या है? सरकार द्वारा सहायता सरकार द्वारा सहायता दिया जाता है। क्या-क्या सहायता जाता है? सहायता और अनुदान। यानी कि सरकार द्वारा सहायता, सहायता मतलब क्या समझ लो? मान लीजिए किसी का घर अभी आग लग गई, आगे सरकार तो कुछ कंपनसेशन करती है ना, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ पैसे देकर के कंपनसेट करती है। वहाँ पर क्या सरकार द्वारा सहायता दिया जाता है, कुछ अनुदान दिया जाता है। अनुदान मतलब क्या? मान लीजिए कोई कृषि वाला कोई ज़मीन ट्रैक्टर खरीदा,
तो ट्रैक्टर पर उसको सब्सिडी दी जाता है, वो भी तो एक अनुदान हुआ ना। तो वहाँ पर क्या सरकार को उससे भी कोई इनकम नहीं होने वाला है। मतलब क्या नियमित तौर पर लेकिन गैर उत्पादक क्या कहलाता है? राजस्व खर्च कहलाता है। मुझे लगता है इतनी सारी एग्ज़ाम्पल दे करके मैंने आपको जो समझाया, आपको पूरी पूरी बातें आपको समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आगे जो भी इस कांसेप्ट से क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है? या फिर भी अगर जो आपको कुछ क्वेश्चन छूटता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। अब आता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है देखो, राजस्व बजट क्या है? राजस्व बजट में क्या होता है? राजस्व खर्च, यानी जितना खर्च हुआ और जितना प्राप्ति हुआ, उसको क्या राजस्व बजट के रूप में जाना जाता है। यानी कि राजस्व खर्च में क्या कितना होता है, राजस्व प्राप्ति कितना होता है, दोनों को ऐड करके राजस्व बजट बनाया जाता है। यानी कि जो भी राजस्व बजट बनाकर यानी कि बजट बनाया, कितना खर्च होने वाला है, कितना इनकम होने वाला है, दोनों को जोड़ करके क्या कहते हैं? उसको राजस्व बजट कहते हैं। एक बात को मैं 3 बार बोल रहा हूँ, कम से कम आपको ये सब सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है? फिर आ जाते हैं यहाँ पर पूंजीगत बजट। पूंजीगत बजट आता है। पूंजीगत बजट में देखो पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत खर्च। आगे यहाँ पर पूंजीगत प्राप्ति कैसे होता है? सरकार की देयता में वृद्धि करती है। यानी कि पूंजीगत जो प्राप्ति होता है, यानी कि सरकार की अगर सरकार कोई कंपनी खोल रही है, तो कंपनी खोल रही है तो कहीं से कहीं पैसा ले रही है। क्योंकि अब देयता में वृद्धि करते सरकार को यानी कि कोई कंपनी खोल रही है, कोई कंपनी खोल रही है उसमें कर्मचारी भी रखना पड़ेगा। बहुत सारी इक्विपमेंट वहाँ लाना पड़ेगा, बहुत सारे कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। वहाँ पर क्या सरकार की देयता में वृद्धि करनी पड़ेगी, नहीं कि सरकार की देयता में वृद्धि होगी। ठीक है? सरकार की देयता में जो क्या होगा? वृद्धि होगा। फिर देखो और उसकी क्या होगा? संपत्ति में कमी होगी। यानी क्या? संपत्ति में कमी होगा। संपत्ति में जो कमी होगा, क्या होगा? यानी कि सरकार को कुछ भी काम करती है, तो संपत्ति में कमी होगा। लेकिन यहाँ पर ये देख लो, वह जो पूंजीगत प्राप्ति सरकार की देयता वृद्धि करती है और क्या? सरकार की संपत्ति में कमी करती है। ये कहते हैं पूंजीगत प्राप्ति इस तरह से किया जाता है। फिर आ जाओ विनिवेश करता है। और कोई भी अगर जो विनिवेश करेगा, विनिवेश मतलब क्या एक निवेश, एक होता है विनिवेश। वहाँ की क्या होता है? संपत्ति कम होता है। विनिवेश कैसे किया जाता है? जैसे एयर इंडिया भारत सरकार था, तो एयर इंडिया भारत सरकार को क्या बेच दिया। तो बेच दिया क्या हुआ? विनिवेश कहलाता है। तो विनिवेश जब करता है, तो क्या होता है? संपत्ति की कम होती है। माने कि भारत सरकार के एयर इंडिया जो थी, एरोप्लेन, फ्लाइट उसको बेच दिया गया, तो क्या हो गया? संपत्ति भारत की संपत्ति में कमी हुई। यानी कि भारत सरकार की संपत्ति जो थी वो कम हो गई। यहाँ तक आ गया। तो देखो उधार से प्राप्ति। अब मान लीजिए अभी आपने सुना होगा 2 4 5 10 साल पहले 2014 में जो बुलेट ट्रेन आई थी। 2014 में जो बुलेट ट्रेन आई थी, हाँ, अहमदाबाद से मुंबई चलाने के लिए बुलेट ट्रेन जो आई थी। कहाँ से लिया गया पैसा? वो लिया गया जापान से। जापान से कितना? 1 लाख करोड़ रुपया लिया गया। समझ रहे हो? 1 लाख करोड़ रुपया लिया गया कहाँ? अहमदाबाद से मुंबई। कौन सी ट्रेन चलाने के लिए? बुलेट ट्रेन चलाने के लिए, जो अभी तक बुलेट ट्रेन अभी तक पता नहीं क्या-क्या सरकार कार्य कहाँ सोए रखी है, कि अभी तक कोई अता पता नहीं है बुलेट ट्रेन चलाने के लिए। ठीक है? यानी कि उधार से प्राप्ति होगी, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पर देयता वृद्धि हो जाएगा। यानी क्या? इस पर देना होगा, इस पर देना होगा, देयता नहीं कि ऋण वृद्धि हो जाएगी। तो देखो दिए गए ऋण की वापसी, अगर जो सरकार से अगर जो कुछ पैसे ऋण लिया, वही जापान सरकार मैंने बताया जापान सरकार से 1 लाख करोड़ रुपया का मैंने ऋण लिया, तो ऋण लिया उसको जब उसको वापसी करेंगे, तो भी तो मेरा संपत्ति का नुकसान होगा ना। अगर जो मेरा संपत्ति का नुकसान होगा, तो यहाँ पर क्या है? एक पूंजीगत प्राप्ति। इस तरह से इतना सारा एग्जाम्पल देकर के मैंने पूंजीगत प्राप्ति को समझाने के लिए मैंने पूरा कोशिश किया। ठीक है? अब आता है पूंजीगत खर्च क्या होता है? पूंजीगत खर्च में जो है, पूंजीगत खर्च में क्या है? कैपेक्स। कैपेक्स का मतलब क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपेक्स का मैं बता देता हूँ यहाँ पर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म इसको क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ तक बातें समझ में आई? कैपिटल एक्सपेंडिचर इसको कहते हैं, कैपेक्स को। जो संपत्ति का निर्माण करे, यानी पूंजीगत खर्च, जो संपत्ति का निर्माण करे वहां पर पूंजीगत खर्च होगा ना। वहां पर अपना पूंजी को खर्च कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? जो संपत्ति का निर्माण कर रहा है, ठीक है, जैसे क्या? आधारभूत संरचना का निर्माण। आधारभूत संरचना का निर्माण कैसे होगा? जब हम कोई रेल बनाएंगे, रेल की पटरियां जब बनाएंगे, उस पर रेल चलेगी, उस पर रेल चलेगी, तो उससे हमको रेवेन्यू आएगा। तो फिर क्या होगा? तो पूंजीगत खर्च कर रहे हैं, उससे रेवेन्यू हमको जनरेट होगा, तो सर क्या होगा? आधारभूत संरचना का निर्माण करना पड़ेगा। फिर देखो मशीन का क्रय करना पड़ेगा। मशीन का क्रय,
यानी कि मशीन करे जो होता है, यहाँ जो नई-नई टेक्नोलॉजी आ गई उसको क्रय करना पड़ेगा, उसको खरीदना पड़ेगा। फिर क्या है, दिया गया उधार, यानी कि जो जिसको भी हम उधार दिए हैं, उससे जो मिलेगा तो क्या है, पूंजीगत खर्च यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। पूंजीगत खर्च का इतना सारा मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। देख लेता हूँ कितना टाइम का हो गया है। टाइम तो अच्छा का हो गया लेकिन थोड़ा-सा चलो 5 मिनट और। यहाँ पर देखो क्या है, एक अब आ जाता है डीसीआर। डीसीआर क्या होता है? डेब्ट क्रिएटिंग रिसीट। डेब्ट क्रिएटिंग रिसीट मतलब क्या? वह प्राप्ति जो देयता सृजित करे, यानी कि वह प्राप्ति जो देयता सृजित करे। और एनडीसीआर मतलब क्या? नॉन डेब्ट क्रिएटिंग रिसीट, यानी क्या होता है? प्राप्ति, वह प्राप्ति जो देयता सृजित ना करे। एनडीसीआर यही होता है, यानी कि कुल प्राप्ति क्या होता है? राजस्व प्राप्ति प्लस पूंजीगत प्राप्ति जो होता है उसको कुल प्राप्ति के नाम से जाना जाता है। यानी कि राजस्व प्राप्ति में क्या, राजस्व प्राप्ति मैंने बता दिया, पूंजीगत प्राप्ति मैंने बता दिया। वहां पर क्या है, राजस्व प्राप्ति में क्या, देयता सृजित नहीं करता है। यहाँ पर देख लो, देयता सृजित नहीं करता है, उसको एनडीसीआर यानी कि नॉन डेब्ट क्रिएटिंग रिसीट किसको कहते हैं। फिर देखो पूंजीगत प्राप्ति आ गया। पूंजीगत प्राप्ति जो है क्या है, पूंजीगत प्राप्ति कैसे होगा, उधार मिलेगा, यानी कि लघु बचत योजना चलाएंगे, और डीसीआर यानी कि डेब्ट क्रिएटिंग रिसीट। यहाँ तक बातें समझ में आई, डेब्ट क्रिएटिंग रिसीट इसको कहते हैं। यहाँ पर यह सारी बातें आपको समझना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा आता हूँ आगे। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर एनडीसीआर क्या है, नॉन डेब्ट क्रिएटिंग रिसीट। यहाँ पर फिर से मैं लिख देता हूँ आपको, यहाँ पर नॉन डेब्ट क्रिएटिंग रिसीट, नॉन डेब्ट क्रिएटिंग रिसीट। यहाँ पर डीसीआर लिख देता हूँ। यहाँ पर डीसी क्या है, यानी कि इस पर नॉन हटा देना है, और डेब्ट क्रिएटिंग रिसीट यहाँ पर होता है। विनिवेश से इतना सारा विनिवेश करके, यहाँ पर देखो विनिवेश करके और दिए गए ऋण की वापसी करके हम उसको क्या, नॉन डेब्ट क्रिएटिंग रिसीट उसको ला सकते हैं। यानी कि जो हम उसको विनिवेश करके हमारी सरकार के ऊपर कर्ज बढ़ गई है, तो एयर इंडिया जैसे फ्लाइट को बेच करके हम उस कर्ज को चुका सकते हैं। फिर रह गया, किसी को हम ऋण दिए हुए हैं, किसी को पैसा दिए हुए हैं, वो वापसी करके हम उसको वसूल कर सकते हैं। यहाँ पर रह गया कुल प्राप्ति माइनस एनडीसीआर, यानी जितना हमको प्राप्त हुआ और एनडीसीआर कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, फिर हमको डीसीआर मिल जाएगा, यानी कि डेब्ट क्रिएटिंग रिसीट मिल जाएगा यहाँ पर। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। फिर देखो, हमें कुल प्राप्ति कैसे मिलेगा, राजस्व प्राप्ति से मिलेगा, विनिवेश से मिलेगा, और दिए गए ऋण की वापसी से मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि पूरा बातें आपको यहाँ पर पूरा समझ में आ गई होगी। यहाँ पर फिर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर सारी बातें आपको पूरा समझ में आ गई। फिर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर एक एक न्यू बैच आने वाला है, और बैच क्या है, इकोनॉमिक्स का है वाला। देखो इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स यानी कि इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है कब से आने वाला है, 2 अप्रैल से। यहाँ पर टाइम बता देता हूँ पहले शुरू, टाइम क्या है, टाइम है 10 से 11 AM। ठीक, यहाँ पर क्या आ गया, भारतीय राजनीति। यहाँ पर देखो पॉलिटी का बैच आने वाला कब से, 11 से कब, 12 PM। कब आने वाला है, तो यहाँ पर कब आएगा, 2 अप्रैल से। 2 अप्रैल 2026, 2 अप्रैल 2026 से आएगा। आपको आपको आना है, उस दिन क्या गुरु पूर्णिमा के दिन है, गुरु पूर्णिमा के दिन आइए, सब लोग क्लास कीजिए, क्लास में आनंद लीजिए, सारे आपको बातें चीजें आपको अच्छे समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें आपको अच्छे समझ में आ गई। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी-पूरी बातें समझ में आएगी। मैंने पूरा समझाने की कोशिश किया, वो सारी बातें यहाँ पर जा समझने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक रहने देता हूँ। आगे जब नेक्स्ट सीरीज में आऊँगा, नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, नेक्स्ट सेशन आऊँगा, तो आपको सारी बातें आप इससे आगे ले जाऊँगा कि बजट का आने बजट का पूरा निचोड़ बता दूँगा। बजट आपको समझने में बहुत आसान हो जाएगा। बस यहाँ से धैर्य के साथ मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ते चले जाओ, नोट्स बनाते चले जाओ। वो सारी बहुत चीज़ अच्छी समझ में क्लियर क्रस्ट होते चल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक रहता हूँ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।